बात कर लेते हैं बांग्लादेश के हालात पर। नई दिल्ली से आ रही सबसे बड़ी खबर की बांग्लादेश के हालात पर सर्वदलीय बैठक हुई। बता दें आपको, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हालात की जानकारी दी है। सरकार बांग्लादेश आर्मी के टच में है, ये भी जयशंकर की ओर से बताया गया है। हसीना को थोड़ा वक्त देना चाहते हैं। 20,000 भारतीय छात्रों में से 8,000 लौटे, इसकी जानकारी भी विदेश मंत्री की ओर से दी गई। और सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कहा, हम सरकार के साथ हैं। राहुल गांधी ने पूछा, क्या बाहरी ताकतों का हाथ है इस तख्ता पलट के पीछे? इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अभी ऐसा कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। राहुल गांधी ने कहा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हो। जयशंकर ने कहा, बॉर्डर पर अभी चिंता की कोई बात नहीं है। तो सर्वदलीय मीटिंग में क्या क्या हुआ है? ऑल पार्टी मीटिंग में बांग्लादेश के मुद्दे पर किस तरह से सरकार ने अपना पक्ष रखा, किस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को ब्रीफिंग दी है, उसके बारे में भी अहम जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो चुके हैं। छात्र अब भी उग्र हैं, उनका प्रदर्शन लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। आगजनी उनकी ओर से की जा रही है, हिंसा की जा रही है। हालात इतने बेकाबू हो गए कि शेख हसीना को वहां से देश छोड़कर भागना पड़ा। वो यहां दिल्ली आई हैं और उसके बाद दिल्ली में ही सर्वदलीय बैठक हुई, जहां तमाम विपक्षी नेता भी मौजूद थे, जिन्हें ब्रीफ किया गया है, हालात की पूरी जानकारी दी गई। और हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे, जो इस ऑल पार्टी मीटिंग पर नजर बनाए हुए थे, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, क्या क्या हुआ है? और क्योंकि मामला देश की फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, पड़ोसी मुल्क से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर सरकार का क्या रुख है, उस पर तमाम दलों को एकमत किया जा सके। क्या डिटेल्स अभी तक सामने आई? सबसे बड़ी बात यह है कि इस संवेदनशील मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो एक साथ है, यानी कि वो सेम पेज पर है, ये सबसे अच्छी बात है। और आज सर्वदलीय बैठक में तमाम जो सवाल थे विपक्ष के, उन तमाम सवालों के जवाब विदेश मंत्री जयशंकर ने दिए। उन्होंने बताया कि अभी हालात जो है वो डेवलप हो रहे हैं, बहुत फ्लूइड सिचुएशन है वहाँ पे, लेकिन भारत सरकार जो है वो बांग्लादेश आर्मी के भी संपर्क में, उनके टच में है। उन्होंने बताया कि लगभग 20,000 भारतीय बांग्लादेश में थे, लेकिन जब भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की तो उसमें से 8,000 लोग भारत लौट आए हैं, जिसमें से ज़्यादातर छात्र हैं। और अभी भी उन्होंने कहा कि हमारी जो एम्बेसी है, हमारा जो वहाँ पे हाई कमीशन है ढाका में, वो भी काम कर रहा है और भारत सरकार उस पर नज़र बनाए हुई है। एक चिंता ये जताई गई कि बॉर्डर पे जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर है, उस पर क्या सिचुएशन है, क्या बांग्लादेश से लोग भाग के भारत के बॉर्डर के पास आ रहे हैं, क्या बॉर्डर पर तनाव है, दबाव है? तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसे इतनी संख्या में लोग नहीं आए हैं कि किसी तरह की दबाव की सिचुएशन हो। बॉर्डर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा वहाँ पर मजबूत किया गया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कई सवाल पूछे। राहुल गांधी एक बड़ी बात पूछी कि क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में जो हालात अभी पैदा हुए हैं उसमें विदेशी ताकत का हाथ है? तो जयशंकर ने कहा कि अभी कुछ साफ इस पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो कि ढाका में था, उसने अपनी डीपी प्रोफाइल को बदला और उसने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था, यानी कि इस आग में घी डालने का काम किया था। लेकिन साथ में ये भी जोड़ा जयशंकर ने कि अभी चूंकि फ्लूइड सिचुएशन, अभी सिचुएशन डेवलप हो रही है, तो इसको लेकर आगे हम सरकार को बताएंगे। और तीसरी बात उन्होंने कही कि कई जगह ये भी सवाल पूछा गया, कई जगह ऐसी खबरें आई है कि वहाँ पे बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स देखने को मिले हैं और वहाँ पे कई हिंदुओं घरों पे हमले भी हुए हैं। तो सरकार की तरफ से कहा गया कि जो भी वहाँ सरकार बनेगी उसको भारत के साथ डील करना ही होगा और हम भी नई सरकार बनने का वेट कर रहे हैं। और बाकी जो भी बातें हैं अब वहाँ बांग्लादेश की आर्मी को समय समय पर बता रहे हैं। और ये एक सवाल और जो शेख हसीना को लेकर पूछा गया कि शेख हसीना क्या भारत में रहेंगी या जाएंगी, तो ये बताया गया कि शेख हसीना भी जिस हालात से गुजर के यहाँ पहुंची है, तो भारत सरकार उनको थोड़ा समय देना चाहती है, उनको स्पेस देना चाहती है कि वो तय करें। और ये बात बताया जा रहा है कि सरकार इस मामले पे एक स्टेटमेंट देगी, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि शेख हसीना का विमान जो है भारत से कि हवाई सीमा से बाहर चला जाए, उसके बाद संभवतः आज सरकार जो है भारत संसद में स्टेटमेंट इस मामले को दे सकती है। जी आनंद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आनंद बता रहे हैं सर्वदलीय बैठक में तमाम तरह की बातें कही गई हैं और सवाल पूछा गया कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बांग्लादेश को लेकर क्या रहने वाली है। सरकार की तरफ से साफ किया गया है, वेट एंड वॉच की स्थिति पर है। ये भी साफ कर दिया गया कि बॉर्डर पर अभी हालात बेहतर हैं और उस पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बांग्लादेश में है, उसको लेकर जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें तमाम तरह की बातों का जिक्र किया गया। सभी बिल्कुल। और अब आपको दिखाते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा की तस्वीरें आखिर क्यों सामने आ रही हैं, क्या क्या हुआ है ये देखिए। ढाका के खिलगांव में हिंदू मंदिर और घरों पर हमला हुआ है।
कट्टरपंथियों ने घरों में जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की है। तो बांग्लादेश में हुए इस तख्ता पलट के बीच, हिंसा के इस दौर के बीच कुछ बेहद चिंताजनक तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कल शाम से इस तरह की खबरें भी आनी शुरू हुई हैं कि जो कट्टरपंथी हैं वो हिंदू घरों को भी निशाना बना रहे हैं और इससे जुड़ी तमाम तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। कुछ बेहद चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें यह पता चल रहा है कि कई हिंदू घरों को निशाना बनाया गया है हिंसा के इस दौर में। और इस बीच आपको बता दें, बांग्लादेश के पाबना जिले में भी हिंदू अल्पसंख्यकों के घरों पर हमला किया गया है। हिंसा के कारण सुजा नगर में हिंदू परिवार रात भर सो नहीं सके। वार्ड नंबर 2 में तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना सामने आई है। हिंदू महिलाएं और बच्चे चीखते चिल्लाते इस वीडियो में साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं। किसी ने उनकी मदद इस दौरान नहीं की है। बांग्लादेश से चिंता पैदा कर देने वाली ये तस्वीरें सामने। और देखिए, प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के कई न्यूज चैनल्स में भी तोड़फोड़ की है। प्रदर्शनकारियों ने न्यूज चैनल्स में रखा सारा सामान तोड़ दिया। दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद न्यूज चैनल का प्रसारण बंद करना पड़ गया है। इस तरह के हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए हैं। हुड़दंगियों ने बांग्लादेश के 71 टीवी, सोमॉय टीवी, डीबीसी न्यूज टीवी और एटीएन बांग्ला के साथ साथ समकल न्यूज चैनल यानी तमाम न्यूज चैनलों को निशाना बनाया गया है, तोड़फोड़ की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के पक्ष में खबर दिखाए जाने के कारण इन चैनलों को टारगेट किया गया है। यानी शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग के खिलाफ इस वक्त प्रदर्शनकारियों का गुस्सा कितना ज्यादा है, इस खबर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस बीच जानकारी मिल रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं की मुश्किलों किस तरीके से बढ़ रही हैं ये समझिए। कट्टरपंथी उपद्रवियों को रोकना यहाँ मुश्किल नजर आ रहा है। हिंदू बहुत इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम नहीं नजर आ रहे हैं। हिंदू बहुल इलाके जो है वहां पर खास तौर पर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हर किसी को परेशान कर रही है। लोग अपने लिए मदद की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम इन इलाकों में फिलहाल नजर नहीं आ रहा। तो देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं को कौन बचाएगा, ये अहम सवाल भी खड़ा हो गया है क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं, वो चिंताजनक हैं। मंदिर तोड़े गए हैं, कई मूर्तियां फेंकी गई हैं, ऐसी भी खबरें सामने आई हैं। घर जलाए गए हैं अल्पसंख्यकों के, घर में लूट की खबरें सामने आ रही है। और बहुत चिंताजनक खबर यह भी सामने आई है कि कई जगहों पर कुछ महिलाओं को भी अगवा किया गया है। यहां पर रहने वाले जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो रात भर सो नहीं पाए, महिलाएं मदद मांगती रहीं। ऐसे कई वीडियोस हमने देखे, किसी ने बचाव की गुहार नहीं सुनी। और इस वक्त जिस तरह के हालात बने हुए हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत कई शहरों में, उसके बाद ये चिंता और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। परिवार के सामने घरों में तोड़फोड़ हो रही है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। कमर आगा साहब विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ मौजूद हैं और एम्बेसडर सुशील कुमार सिंघल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर आगा साहब, ये जो एक नेचर ऑफ प्रोटेस्ट वायलेंस नजर आ रहा है बांग्लादेश में, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से तख्ता पलट हुआ, सड़कों पर हिंसा हुई, वो अलग है। और इस हिंसा के बहाने हिंदू घरों को टारगेट करना, माइनॉरिटी कम्युनिटी को बांग्लादेश की टारगेट करना, इसके पीछे कौन हो सकता है, क्या मंशा हो सकती है? देखिए, वहाँ पे कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं बहुत एक्टिव हैं और ये काफ़ी समय से हैं। ये वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान के चाहती थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से बना रहे। इनकी बेसिक डिमांड ये है इस्लामिक स्टेट का गठन हो वहाँ पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तालिबान टाइप के हैं ये ग्रुप। मिलिटेंट भी हैं इसमें बहुत से और उन्हीं ने ट्रेनिंग भी ले रखी है। पाकिस्तान के ये सब स्टेक होल्डर हैं, पाकिस्तान से इनके से ट्रेनिंग भी मिलती है। हुजी जैसे आतंकवादी संगठन वहाँ एक ऑपरेट करते हैं जो बांग्लादेश भारत में भी काफ़ी एक्टिव थे एक ज़माने में, ख़ास तौर से आसाम और वेस्ट बंगाल और बहुत सी ठिकानों पे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक पूरा ग्रुप है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और तमाम फैला हुआ है। ये अफ़गानिस्तान वार से शुरू हुए थे, तब से ये अब तक ये इनके पेंट बहुत से देशों में इनके बड़े स्ट्रॉन्ग बेस बने हैं। ये सभी वो देश हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी कमज़ोर होने की वजह से ये उसका फ़ायदा उठाते हैं और ये हमेशा अल्पसंख्यक के ऊपर अटैक करते हैं।
हमने देखा जी। बांग्लादेश में इससे पहले भी हिंदुओं के घरों पे अटैक किया था, टारगेट किया था, मंदिरों को भी तोड़ा था। जी। फिर उसके अलावा पाकिस्तान में भी यही किया इन लोगों ने, मंदिरों पे और हिंदुओं के घरों पे, सरदारों के घरों पे, क्रिश्चियंस के साथ जो किया वहाँ पे हो रहा है, इस समय भी वहाँ पे होता है। तो ये बहुत ख़तरनाक है। और वहाँ पे मैं समझता हूँ कि आर्मी अब आई, आर्मी ने प्रॉमिस भी किया था, वायदा भी किया था, उसको तुरंत वहाँ पे अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स लीडर्स ने भी कहा है कि वो भी प्रोटेक्ट करेंगे जी। इन ठिकानों के लिए। ये एक अच्छी खबर भी वहाँ पे आई है। अब देखना ये है कि किस तरीके से वो इसको डील करते तो हैं। मरागा सर, इस बीच सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो यही है कि शेख हसीना से ही अगर नाराजगी थी तो वो तो देश छोड़कर जा चुकी है। आर्मी ने कहा है कि हम अंतरिम सरकार बनाने जा रहे हैं, सभी दलों को साथ लाने की कोशिश करेंगे। बावजूद उसके इस तरीके की तस्वीरों का सामने आना हर किसी को परेशान कर रहा है। बता दें आपको, बांग्लादेश को लेकर अमेरिका में भी हिंसा का दौर देखा गया। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ। वाणिज्य दूतावास में भीड़ दाखिल हो गई। यहाँ पर शेख मुजीब की मूर्तियां हटाई गई हैं। किस तरीके से लोग यहाँ दाखिल हुए, ये तस्वीरों में देखिए आप। देखा आपने न्यूयॉर्क पे भी किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। वाणिज्य दूतावास के अंदर दाखिल हो गए प्रदर्शनकारी और वहां पर शेख मुजीबुर रहमान की जो तस्वीर लगी हुई थी उसे हटाया गया है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के कांडीपारा जिले के वरात में काली मंदिर पर भी हमला किया है। कट्टरपंथियों ने मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ दिया। मंदिर में रखी कुछ मूर्तियों को बाहर फेंका गया है। मंदिर का गेट भी तोड़ दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो कट्टरवादी एलिमेंट हैं वो इस मौके का फायदा उठाते हुए इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। अचल सर, सवाल मेरा यहाँ पर है कि शुरुआत जब इस आंदोलन की हुई, जब सड़कों पर छात्र उतरे तो लगा कि आरक्षण के विरोध में और समर्थन में लोग उतरे हैं। कुछ चाहते हैं कि आरक्षण जारी रहे, कुछ चाहते हैं कि ना हो। उसके बाद लगने लगा कि ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है और अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये पूरा मामला अब कम्युनल भी होता हुआ नजर आ रहा है। या बिल्कुल, प्राइमा फेसी तो यही था कि ये आरक्षण के खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेशन हुई थी, लेकिन वो मुद्दा तो सेटल हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दे दी बिल्कुल कि आरक्षण अब 30% से घटा के 5% कर दिया जाएगा, तो ये सेटल हो जाना चाहिए था। लेकिन कुछ फोर्सेस हैं जो चाहती नहीं थी इस मुद्दे को सेटल करना और उसको फिर एक नया एजिटेशन में कन्वर्ट किया कि वो जो जब एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट के दौरान जो लोग मारे गए उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ा। और इस समय तक ऑलरेडी इसमें स्टूडेंट्स नहीं थे, बहुत सारी दूसरी फोर्सेस, बीएनपी, इस्लामिस्ट फोर्सेस, ये सब ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट कर चुकी थी। और इस स्थिति को बनाने में जैसी खबरें आ रही हैं, लगता है काफ़ी समय से तैयारी हो रही थी कि देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाएं जिसको फिर एनकैश किया जाए और मजबूर किया जाए कि शेख हसीना देश छोड़कर चली जाए। और ऐसे में जो अनफॉर्चुनेटली हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, ये तो 1947 से हम देख रहे हैं इतिहास, वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, धीरे धीरे उनका नंबर कम हो रहा है। और समय समय पे हिंदूज हों, सिख्स हों, ये इनके खिलाफ जो उनके हिंदू मंदिरों के खिलाफ, ये सारी इनकी एक्टिविटीज़ समय समय पे सामने आती रहती है। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि ये जो हमें दिखा रहे हैं ये ट्रेलर ना हो, आने वाले वक्त में इसको, चूंकि इस्लामिस्ट फोर्सेस को अगर फ्री हैंड मिलने वाला है नई सरकार में या नए इंतज़ाम में, तो फिर ये हमारी माइनॉरिटीज़ के लिए एक बहुत ही मुश्किल समय, मुश्किल दौर आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। और देखिए, इस वक्त पूरा बांग्लादेश का जो निजाम है वो सेना के हाथों में है। सारी जिम्मेदारी सेना की है। इस तरह के हमलों को जल्द से जल्द रोकना एक बड़ी चुनौती है और बांग्लादेश में सेना ने बुला ली है बड़ी बैठक। हिंदुओं पर हमले को लेकर मीटिंग बुलाई गई है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा से हालात बेकाबू हो रहे हैं और सेना ने, बांग्लादेश की सेना ने इसे गंभीरता से लिया है। इसे लेकर एक अहम मीटिंग बुलाई गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सिंघल साहब, कैसे देखते हैं आप सेना के इस रुख को? क्या ये उम्मीद की जाए बांग्लादेश की सेना से, बांग्लादेश के आर्मी चीफ से, कि वो एक ईमानदार कोशिश करेंगे ताकि माइनॉरिटीज को, हिंदुओं को जो टारगेट वहां पर किया जा रहा है, ये सिलसिला जल्द से जल्द खत्म हो? समीर, बात यह है कि अभी तक जो आर्मी का रुख रहा है वो एक ऑनेस्ट मीडिएटर की तरह काम करने की कोशिश कर रही है जी। और
इन्होंने अभी एक जैसे आपने कहा कि उन्होंने मीटिंग बुलाई है, उससे पहले उन्होंने हेल्पलाइन नंबर का भी इशू किया, और उसके पहले उन्होंने कल जो है सारी काफ़ी पार्टीज़ को बुलाया और उनसे बातचीत की। छात्र नेता हैं उनको भी बुलाया गया। तो आर्मी मेरे विचार से कोशिश ये कर रही है कि हालात पे काबू हो, और हिंदुओं अगर माइनॉरिटी पर अटैक होगा तो बांग्लादेश का खुद का अपना नुकसान है उसमें, क्योंकि वो भी उनके सिटीज़न हैं। और हालात उससे अगर दूसरे जो तत्व हैं, जो उग्रवादी तत्व हैं, उनको अगर खुला हाथ दे दिया जाएगा तो हालात कंट्रोल में नहीं आएंगे, फिर आर्मी को ज़्यादा एक्शन लेना पड़ेगा। और मेरा अपना विचार है कि अगर कल आज शाम तक अगर हालात काबू नहीं आते हैं तो आर्मी उस पर कोई सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो हालात बिगड़ जाएंगे, हाथ से निकल जाएंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं, हालात हाथ से ना निकले इसलिए जरूरी है इस पर कोई एक्शन लिया जाए। किस तरह के हालात बने हुए हैं बांग्लादेश में, ये वहां से आ रही तस्वीरों से साफ हो रहा है। बांग्लादेश से हिंदू महिला की गुहार की एक तस्वीर भी सामने आई है। प्रदर्शनकारियों से वो खुद को बचाने की गुहार लगा रही हैं, हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं उपद्रवी। और ऐसे में ये जो वीडियो है, इसमें एक हिंदू महिला गुहार लगाती हुई नजर आ रही है कि हमें बचा लिया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं को छात्रों का सपोर्ट मिला है। हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसका विरोध किया जा रहा है। हिंदुओं के बचाव में कुछ छात्र उतरे भी हैं। स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ने कहा हिंदुओं को बचाने के लिए साथ आए। बांग्लादेश में हिंदुओं को छात्रों का सपोर्ट मिला है। तो बांग्लादेश की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो हिंदूज हैं, उन पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उसके बाद कुछ संगठन आगे आए हैं और ये अपील की जा रही है कि हिंदुओं को बचाने का काम किया जाए। ऐसे इलाके जहां पर हिंदू रहते हैं या फिर मंदिर हैं, वहां की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, ये कहा जा रहा है ऐलान में। क्या कहता है बांग्लादेश का कानून, ये आपको बताते हैं। इस्लाम राज्य धर्म, लेकिन धर्मनिरपेक्ष देश, यानी ये मुल्क एक सेकुलर देश है, लेकिन इस्लाम राज्य धर्म है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्धता का इजहार किया गया है। धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है बांग्लादेश में। सभी धर्म के लोगों को बराबर अधिकार की पैरवी करता आया बांग्लादेश। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। धर्म आधारित प्रताड़ना पर सजा का प्रावधान भी किया गया है बांग्लादेश में, तो ये भी जानना अपने आप में अहम है। और इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर, बांग्लादेशी प्लेन में शेख हसीना नहीं थी। बिना हसीना को लिए लौटा C-130J विमान, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सेना के 7 अधिकारियों को लेकर लौट गया है विमान, लेकिन इसमें शेख हसीना नहीं थी। ये डिटेल भी इस वक्त सामने आ रही है। तो आपको बता दें, कल बिगड़ते हालात के बीच शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, उसके बाद हिंडन एयरबेस पर उनका विमान आया, लेकिन अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो प्लेन लौटा उसमें शेख हसीना नहीं थी। जी हाँ, देखिए एक और अहम अपडेट है। हिंडन एयरबेस पर 2 VIP गाड़ियां पहुंची हैं। दोनों सरकारी गाड़ियां बुलेट प्रूफ कार्स हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगी गाड़ियां पहुंची हैं हिंडन एयरबेस पर। हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अहम डेवलपमेंट हो रहे हैं। जिस एयरक्राफ्ट के जरिए हिंडन एयरबेस पहुंची थी शेख हसीना, वो एयरक्राफ्ट अब वापस बांग्लादेश लौट गया है। जो बांग्लादेश की सेना के अधिकारी इसमें मौजूद थे, वो वापस लौट गए हैं। शेख हसीना उस विमान में जाहिर है बांग्लादेश नहीं गई हैं, और अब 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हिंडन एयरबेस पहुंची हैं। हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त हिंडन एयरबेस पर ही मौजूद हैं। विपिन, वहां से आप क्या अपडेट दे सकते हैं? अचानक से हम देख रहे हैं हिंडन एयरबेस पर हलचल बढ़ गई है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे हलचल बढ़ गई है और सुबह तक जो सिक्योरिटी यूपी पुलिस की नजर नहीं आ रही थी बाहर सड़कों पर, उस सिक्योरिटी को भी बढ़ाया गया है। एक बड़ी अपडेट ये है कि कल शाम लगभग 5:30 बजे जब शेख हसीना यहाँ पर आई थी और देश के NSA उनसे मिलकर गए थे, उसके बाद से कोई मूवमेंट नहीं थी। कोई ये नहीं बता पा रहा था कि अंदर चल क्या रहा है और क्या वो ब्रिटेन जाएंगी, क्या वो लंदन जाएंगी कि नहीं जाएंगी। इसको लेकर भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन 2 खबरें और 2 अपडेट्स अभी आई हैं। पहला ये कि जिस विमान से वो बांग्लादेश से उड़कर यहाँ पर पहुंची थी गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर, वो विमान उनको छोड़कर जा चुका है। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि 2 गाड़ियां, 2 ब्लैक कलर की मर्सिडीज अशोक स्तंभ लगी हुई, जिसके 0008 नंबर है, ऐसी 2 मर्सिडीज खाली गाड़ियां लाई गई हैं। ये उस तरह की गाड़ियां जो आमतौर पर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी और फ्लीट में चलती है।
तो माना यह जा रहा है कि असाइलम को लेकर या उनके शरणार्थी को लेकर जो फैसला अगर कुछ होता है तो संभवतः अगर उन्हें एयरबेस से बाहर निकाला जाएगा तो वो इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये अपडेट कल शाम से लेकर अभी तक की पहली सबसे बड़ी अपडेट है। और ये 2 ब्लैक कलर की मर्सिडीज गाड़ियों को अंदर पहुंचाया गया। ये दोनों गाड़ियां खाली हैं और दोनों गाड़ियों पे अशोक स्तंभ लगा हुआ है। फिलहाल हलचल बढ़ गई है। माना यह जा रहा है कि संभवतः अगर कोई भी फैसला होता है तो अगर उन्हें बाहर निकलना होगा तो शायद वो इसी गाड़ी का इस्तेमाल करके बाहर आ सकती हैं। जी, तो विपिन बता रहे हैं कि इस वक्त किस तरीके की हलचल हिंडन एयरबेस पर देखी जा रही है। 2 गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई है। लेकिन कमर आगा सर, जिस तरीके के हालात इस वक्त बांग्लादेश के हैं, वहां से शेख हसीना को यहाँ आना पड़ा और उसके बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अब आगे भविष्य क्या है बांग्लादेश का और शेख हसीना अब आगे क्या करे। देखिए, फिलहाल तो लगता है कि काफ़ी समय के लिए इंस्टेबिलिटी आ गई है। कोई पॉलिटिकल लीडर है नहीं, कोई करिस्मेटिक लीडर इमर्ज नहीं कर रहा है। छोटी छोटी जमातें बनी हैं, वहाँ पे हैं, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है। एक सेक्शन ऐसा है जो उसकी पूरी कोशिश है कि मुल्क में अराजकता फैला दो और सत्ता पे कब्ज़ा करो किसी सूरत से। जो इन्हीं ने किया बहुत से देशों में, कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं हैं उससे जुड़ी हुई, जिनका पाकिस्तान से सीधा रिश्ता है। ये एक चिंता की बात है। दूसरी बात ये कि अगर ये स्ट्रगल ज़्यादा दिन चलेगी तो उसकी इकनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। बांग्लादेश इस वक्त बहुत क्राइसिस में चल रहा है, इकनॉमिक क्राइसिस भी बहुत है। जब से कोरोना आया तब से उनकी इकनॉमी का डिक्लाइन शुरू हुआ जो अभी तक रुक नहीं पा रहा है। और उसके चलते हुए उनका ट्रेड वगैरह, एक्सपोर्ट बहुत होता है, ख़ास तौर से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट वगैरह, वो सब ठप हो जाएगा अगर इसी तरह के हालात रहे। एग्रीकल्चर वहाँ पे काफ़ी दिनों से बर्बाद हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। कभी बाढ़ आती है तो कभी वहाँ पे सूखा कुछ एरिए में पड़ जाता है। हालात नहीं अच्छे हैं। और दूसरे ये कि एक अब कब इलेक्शन होगा, आर्मी ने टेक ओवर तो किया है मगर ठीक तरीके से एक्टिव नहीं है। ये वहाँ पे वो अपील कर रहे हैं, वहाँ के सैन्य अधिकारी हिंदुओं के घरों के सुरक्षा की बातें कर रहे हैं, वहाँ पे सेना क्यों नहीं जा रही उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये समझ में नहीं आ रही है बातें। तो अगर ऐसा ही रही स्थिति तो मैं समझता हूँ कि आने वाले में और वक्त और बिगड़ जाएगा। क्या ये कि वो वेट कर रहे हैं मार्शल लगाने का? बिल्कुल कमर आगा साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो हालात हैं उस पर जल्द से जल्द काबू पाना होगा। लेकिन अभी हमारे सहयोगी विपिन चौबे जिन 2 गाड़ियों का जिक्र कर रहे थे, 2 काली मर्सिडीज गाड़ियां अशोक स्तंभ लगी हुई इस वक्त हिंडन एयरबेस पहुंची हैं। उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों बुलेट प्रूफ सरकारी गाड़ियां हैं जो कि हिंडन एयरबेस पहुंची हैं। 2 वीआईपी गाड़ियों की तस्वीरें आपके सामने हैं। हिंडन एयरबेस पर हलचल बढ़ी है। इससे पहले हमने देखा कि जिस एयरक्राफ्ट के जरिए बांग्लादेश से हिंदुस्तान पहुंची थी शेख हसीना, वो एयरक्राफ्ट वापस लौट गया है बांग्लादेशी सेना अधिकारियों के साथ। और अब शेख हसीना जो कि हिंडन एयरबेस पर ही मौजूद हैं, उनको ले जाने के लिए 2 सरकारी गाड़ियां, वीआईपी गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां पहुंची हैं इस वक्त हिंडन एयरबेस पर। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी बने हुए हैं। अचल मल्होत्रा साहब, शेख हसीना को लेकर सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग में यह भी कहा गया है कि सरकार अभी इस पक्ष में है, इस फेवर में है कि शेख हसीना को थोड़ा और वक्त दिया जाए। और अभी तक हम ये भी देख रहे हैं कि जो असाइलम की डिमांड, ऐसी खबरें आई थी कि की गई हैं, चाहे वो यूके से हो या फिर फिनलैंड से, अभी तक किसी तरह की कोई एक्सेप्टेंस नहीं आई है। क्या होता आप देख रहे हैं? देखिए, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि शेख हसीना को अगर कहीं से असाइलम के लिए ऑफर नहीं मिलती या एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती तो भारत ज़बरदस्ती उन्हें यहाँ से बाहर करेगा। ये भारत के संस्कारों में नहीं है, भारत के कल्चर में नहीं है। और इस चीज़ को देखते हुए कि हमारे संबंध कितने अच्छे रहे हैं, बट जियोपॉलिटिक्स में इमोशंस भी काम नहीं करती हैं, तो जाहिर है इस इवॉल्विंग सिचुएशन में भारत वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। अब क्यों देर हो रही है यूके या यूरोप की तरफ से, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है यूके अपने इंटरनल सिचुएशन को ध्यान में रख के कर रहा है। वहाँ बहुत बड़ा बांग्लादेश में बांग्लादेशी एक कम्युनिटी है जिसने सेलिब्रेट किया है इसकी एग्जिट को। तो एज इट इज़ यूके में कुछ काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रही हैं। और यूरोप में ऑल सेड एंड डन, अमेरिका इंक्लूडेड, तो शेख हसीना की इमेज जो थी वो ये थी कि उनके आने के बाद डेमोक्रेसी सेटबैक हुई है बांग्लादेश में। तो वो
ज़्यादा उनकी फेवरेट लीडर्स में नहीं आती हैं। एक वजह ये भी है क्योंकि ये सब कंट्रीज़ अपने आप को डेमोक्रेसी की चैम्पियन मानती हैं और उन्हें लगता है कि नहीं उनके पैमाने पे ये खरी नहीं उतरती है, तो हो सकता है इस वजह से भी थोड़ी डिले हो रही हो। बाकी ये हर कंट्री अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही होगी। मीनवाइल जी बनता है भारत का कि उन्हें अपने यहाँ रखें, चाहे वो ऑफिशियली पॉलिटिकल असाइलम के नाम से अनाउंस करें या नहीं करें, वो बात की बात है। तो अब आने वाले वक्त में अभी तो वहाँ बांग्लादेश में क्या होता है, कहाँ जाके ऊँट बैठता है, किस करवट बैठता है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने सर्वदलीय बैठक में ये बात साफ कर दी है कि अभी हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है, आगे क्या होगा इस पर नजर बनाई हुई है हमने। लेकिन आपको बता दें, हिंडन एयरबेस से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं उसको लेकर भी कई इनपुट्स हमें मिल रहे हैं। शेख हसीना की वहीं मौजूद होने की खबर सामने आ रही है और इस बीच 2 VIP गाड़ियां वहां पहुंची है, उसको लेकर एक रिपोर्ट अंजू निर्वाण की आपको दिखाते। इस वक्त मैं हिंडन एयरबेस पे मौजूद हूं और आप बता दें, जिस तरीके से सुबह 9 बजे बांग्लादेश के जिस एयरक्राफ्ट में शेख हसीना बैठकर आई थी C-130J, वो यहाँ से तड़के सुबह रवाना हो चुका है। वहीं दूसरी ओर जो अभी हमें लेटेस्ट जानकारी मिल रही है कि 2 VVIP गाड़ियाँ जो कि खासतौर से बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती हैं और प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट फ्लीट का हिस्सा होती हैं, वो 2 काली गाड़ियाँ जो हैं अभी यहाँ से सीधे हिंडन एयरबेस के अंदर गई हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ और यहाँ पर जो सुरक्षा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जो पुलिस फोर्स की जो सुरक्षा है वो भी यहाँ पर हिंडन एयरबेस के एरिया की जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इस बात की संभावना हो सकती है कि उन 2 काली गाड़ियों में से एक में हो सकता है कि शेख हसीना बैठकर आए या फिर उन 2 गाड़ियों में उनसे मिलने के लिए कोई VVIP मूवमेंट हो सकता है वो हुई हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कोई VVIP मूवमेंट यहाँ पर होने वाली है और उसी के मद्देनज़र यहाँ पर जो सुरक्षा है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है। आप देखिए यहाँ पर जो यूपी पुलिस के जो जवान हैं उत्तर प्रदेश के, वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। तो एक तरफ जो हिंडन एयरबेस पे जो एयरफोर्स की अपनी सुरक्षा होती है, इंटरनल सुरक्षा, वो भी बढ़ाई गई है, वहीं दूसरी ओर जो यहाँ पर यूपी पुलिस की जो सुरक्षा है उसे भी बढ़ा दिया गया है। हमारी सहयोगी अंजू निर्वाण और विपिन चौबे इस वक्त हिंडन एयरबेस पर ही मौजूद हैं और पल पल की अपडेट से हमें करा रहे हैं वाकिफ। एक और अहम खबर बांग्लादेश से ही, बांग्लादेश में एक और हिंदू गांव में आगजनी की खबर सामने आई है। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने यह हमला अंजाम दिया, हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ने की धमकी भी दी गई है। तो हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक बात की जाए माइनॉरिटीज की, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं और सेना इस हालात पर काबू पाने के लिए इस वक्त एक मीटिंग कर रही है। देखना होगा कि हालात पर काबू पाया कैसे जाता है। बांग्लादेश में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इसकी एक और तस्वीर देखने को मिली जब शेख हसीना की पार्टी के नेता की हत्या कर दी गई। बड़ी खबर आपको बता दें, बालू खोखा सलीम की पीट कर यहां हत्या कर दी गई। यहां पर बताया जा रहा है कि चांदपुर का छात्र लीग चांदपुर का अध्यक्ष था सलीम, जिसकी हत्या कर दी गई है। उग्र भीड़ ने सलीम पर हमला बोला था और पीट कर उसकी हत्या कर दी। किस तरह के हालात हैं, विभत्स तस्वीरें इस वक्त बांग्लादेश से सामने आ रही हैं। और वहीं हिंदुओं पर हिंसा को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान आया है। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा जरूरी है। बांग्लादेश की सेना से उन्होंने ये अपील की है कि 10% हिंदुओं की रक्षा की जाए। ये कहा है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने। बांग्लादेश में, जिसको हम लोग ब्रह्मदेश पुकारते चले आए थे, वहाँ पर कुछ राजनीतिक उथल पुथल हुई है, ऐसे समाचार मिले हैं। इस समय देश सेना के संरक्षण में है। निश्चित रूप से वहाँ की जो सेना है वो प्रजा रक्षण के अपने दायित्व को बखूबी निभाएगी, ऐसा हम अनुमान करते हैं, आशा करते हैं। बांग्लादेश में 10% के लगभग हमारे हिंदू बंधु भी रहते हैं, उनकी भी सुरक्षा आवश्यक है। इसलिए वहाँ की सेना से, इस समय जिनके हाथ में सत्ता है, उन लोगों से हमें अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी हिंदू जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
तो हिंसा के बीच बांग्लादेश से राहत की तस्वीर भी सामने आई है, जहां हिंदू मंदिरों की बचाव में उतर आए हैं कुछ लोग। हाथाजारी काली मंदिर की सुरक्षा में लोग उतर आए हैं। यहां हाथाजारी मदरसा के छात्र सुरक्षा कर रहे हैं इस मंदिर की। फरीदपुर में रामकृष्ण मिशन की सुरक्षा करते हुए लोगों को देखा गया। तो ये तस्वीरें देखिए ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो हिंदू हैं, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। मदरसे के कुछ छात्र किस तरह से मंदिरों की और हिंदू इलाकों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, आगे आए हैं, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और हिंसा के ऐसे दौर में, बांग्लादेश के इस अराजक दौर में सिंघल साहब, ये तस्वीरें बड़ी राहत देने वाली हैं कि तमाम जो मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं वो हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आए हैं। हमने थोड़ी देर पहले वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब ऐलान किया जा रहा था माइक पर बाकायदा कि जो हिंदू इलाके हैं, जहां पर हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उन इलाकों की रक्षा करो, उनकी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी। समीर, यहाँ पे एक मैं कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश में जो इस्लाम है, इस वेरी सॉफ्ट इस्लाम, सूफी इस्लाम, उनकी जो आइडेंटिटी है वो बंगाली कम्युनिटी, बंगाली संस्कृति के ऊपर है। तो ये एक जो फैक्ट अब जो नज़र आ रहा है वो क्लियरली शो कर रहा है कि अब जो सॉफ्ट जो सूफी इस्लाम है वो अब कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कट्टरपंथी हैं वो दूसरी तरफ से हमला कर रहे हैं। तो अगर सेना, इस वक्त रोल सेना का बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये इन दोनों ग्रुप्स में झगड़ा शुरू हो गया तो बहुत अराजकता हो जाएगी। तो एज ए मीडिएटर आर्मी को आना पड़ेगा अब जल्दी ही इसमें। और मेरे विचार से जो मीटिंग चल रही है ये उसी के सिलसिले में चल रही है कि ये जो अराजकता हो रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और ये जैसा भी अभी स्टूडेंट लीडर ने भी इनके जो हैं मोहम्मद इस्लाम, नाहिद इस्लाम, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि हमारी ड्यूटी है कि हम माइनॉरिटी की सुरक्षा करें। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहा है। लेकिन आर्मी का रोल इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वो एज ए मीडिएटर बीच में आए और बैरक से बाहर निकले और इसको कंट्रोल करें सिचुएशन को, और जल्दी से जल्दी इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म करनी चाहिए ताकि लीडरशिप निकल के आए वहाँ। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे वक्त में जब सब कुछ सेना के हाथ में है, सारी जिम्मेदारियां सेना के हाथ में है, तख्ता पलट के बाद ये सेना की जिम्मेदारी है कि वहां पर ये जो हिंसा का दौर चल रहा है, हम देख रहे हैं, इस पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। और माइनॉरिटी कम्युनिटी को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का भी काम हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।